हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। आज दोस्तों हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड 150 से 200 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर देखेंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माई फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था 1909 में। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी कब? 31 दिसंबर 1929 को, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन जो कहीं ना कहीं ए वाला है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन दोस्तों कब हुआ था? सबको पता है 1905 में, यानी ऑप्शन जो ए है वो कहीं ना कहीं सही है। नेक्स्ट, अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया। अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया था, क्या वायदा किया गया था? कि क्रमिक चरणों में स्वशासन का। तो ये ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो कब किया गया? 1892 के अधिनियम में, यानी ऑप्शन जो डी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान है? तो 10 वर्ष बाद, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लॉ सदस्य यानी लॉ मेंबर कौन थे? तो कहीं ना कहीं श्री तेज बहादुर सप्रू, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारत परिषद की समाप्ति जो 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? तो 1935 के अधिनियम द्वारा ही भारत को बर्मा से अधिक मतलब पृथक या अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की व्यवहार में स्थापना की गई। तो कब? 1937 में, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा प्रदान की। तो किसने की? गांधी जी ने, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, करो या मरो का इतिहास प्रसिद्ध इस संदेश दिया। तो करो या मरो का इतिहास प्रसिद्ध संदेश दिया किसने दिया? गांधी जी ने, यानी ऑप्शन जो ए है वो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। बताइए जरा, कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? तो 1946 में, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन का प्रस्ताव किस योजना में रखा गया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन का प्रस्ताव
किस योजना में रखा गया था, बताना है आपको। बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। तो इसमें राइट आंसर है माउंटबेटन की योजना में। नेक्स्ट, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। शिमला सम्मेलन का आयोजन 1945 में किया गया, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया। तो इसमें राइट आंसर है 389, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। यानी कैबिनेट मिशन ने जो सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया वो 389 सदस्य थे उसमें। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो महात्मा गांधी इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी जो थे वो सदस्य नहीं थे दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन द्वारा किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय एकता को गंभीर आघात पहुंचाया गया। तो 1909 के अधिनियम द्वारा, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल इसमें सही है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना, यानी भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसा से किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो जुलाई 1946 में, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के जो चुनाव थे वो जुलाई 1946 में संपन्न हुए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ। तो प्रथम अधिवेशन जो प्रारंभ हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया। तो बताइए किसको निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि संविधान सभा के स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये टेम्परेरी थे उस समय, तो ये कहीं ना कहीं संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो किसने की थी वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहीं ना कहीं नियुक्त किया गया था दोस्तों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन जो है ए है वो बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावित किया वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान निर्माती सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। तो 24 जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान निर्माती सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्या है, देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो 31 अक्टूबर 1947 को, 31 अक्टूबर 1947 को देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
संविधान के विभिन्न पक्षों के संबंध में अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो दोस्तों 13 समितियां नियुक्त की गई थी, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संशोधन का जब अधिनियम बना तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, यानी ऑप्शन जो ये सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? संपूर्ण संविधान के निर्माण में जो समय लगा है वो कहीं ना कहीं 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा है, यानी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का वक्त लगा संविधान के निर्माण में, संविधान के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ था, जिस दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर कब किए गए थे संविधान? तो दोस्तों राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का 12वां अधिवेशन हुआ था और जिस पर सदस्यों ने अब संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, तो 24 जनवरी 1950 सी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता, यानी राइट आंसर है इसमें सी, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, यानी मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें? संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो राइट आंसर है इसका प्रस्तावना, यानी ऑप्शन जो बी है वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? भारतीय राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है, यानी भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। ये मतलब है गणतंत्रात्मक का, यानी भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा है? गणतंत्रात्मक है, और कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, और वो कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किस तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें, यानी ऑप्शन जो है वो ए वाला बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? क्या संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइए ज़रा। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों सही है। ए और सी, ए क्या है इसमें कि संसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ संसद द्वारा उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला सही होगा, जिसमें ए और सी दोनों ऑप्शंस क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संघात्मक
स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी समवर्ती सूची जो है कहीं ना कहीं वो किस देश की देन है? तो वो ऑस्ट्रेलिया देश की देन है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो बताना है। तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। यानी भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें मिली जो है वो संविधान से हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो ऑप्शन इसका जो है वो 368। यानी भारत में के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान जो रखे गए हैं वो 368 अनुच्छेद में रखे गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वें संशोधन द्वारा। यानी भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो उसका राइट आंसर है 44वें संशोधन द्वारा। यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्या है? संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? तो दोहरी नागरिकता। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोहरी नागरिकता। संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? तो दोहरी नागरिकता का नहीं है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के बाद अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52। यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो कितने विषय रखे गए हैं? तो राइट आंसर है इसका 97, यानी 97 बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन के बाद अब राज्य सूची में कितने विषय रह गए हैं? तो 61 विषय रह गए हैं। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो ये बताना है। तो उपयुक्त सभी, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन इसमें गलत है? तो इसमें ऑप्शन डी वाला जो है कहीं ना कहीं गलत है कि अवशेष विषयों के संबंध में राज्य कानून बना सकते हैं। ये गलत है। राज्य कानून इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। जबकि संघ सूची के विषयों पर संसद इस कानून बना सकता है, सही है। राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतया राज्य के विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं, ये भी सही है। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये भी सही हो जाता है। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग द्वारा। यानी ऑप्शन जो कहीं ना कहीं है सही वो सी वाला सही है। नेक्स्ट, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली। यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए किसका प्रावधान किया गया? तो अंतरराज्य परिषद का। यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए अंतरराज्य परिषद का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्या है? भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो जून 1990 में। यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है कि भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जून 1990 में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण हेतु किस आयोग की नियुक्ति करता है? तो वित्त आयोग। इसका राइट आंसर है दोस्तों वित्त आयोग। ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के संबंध में नियम बनाने व उन्हें संचालित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया अधिकार संसद को। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार संविधान में केवल नागरिकों को ही प्रदान किया गया है?
तो उपयुक्त सभी अधिकार, जितने भी अधिकार दे रखे हैं कहीं ना कहीं वो नागरिकों को ही, केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। ऐसा ये मूल अधिकार संविधान में केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, किया गया है। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 15 नागरिकों के बीच में केवल मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग दिया है। अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग अधिकार दिया गया है कि राज्याधीन नौकरियों के विषय में अवसर की समानता मिलेगी, इक्वलिटी है। अनुच्छेद 29 और 30 में प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल राइट और कल्चरल राइट्स भी 29 और 30 आर्टिकल में देखने को मिलते हैं हमें। तो ये ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 23 अनुच्छेद हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो 23 अनुच्छेद दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, 44वें संशोधन, संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है? तो किसको समाप्त कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को दोस्तों। जो संपत्ति का अधिकार है वो कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया है। और कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। जबकि मूल अधिकार और हैं, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, फ्रीडम का राइट। तो कहीं ना कहीं ये राइट्स देखने को आपको मिलते हैं, जबकि संपत्ति का अधिकार जो है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, समानता के अधिकार का संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18। तो 14 से 18 कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्या है, संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसका राइट क्या होगा? उपयुक्त सभी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता और समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। तो ये कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं आपको भारत के संविधान के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं संविधान से रिलेटेड और भी वीडियोस डालूंगा कहीं ना कहीं, जिससे कि आपको नॉलेज मिलेगी। और प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान करते हैं? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल इसमें सही है कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न में से कौन से लेख जारी किए जा सकते हैं? तो ये सारे लेख कहीं ना कहीं जारी किए जा सकते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, ये सारे कहीं ना कहीं जारी किए जा सकते हैं। ये सारे लेख जारी किए जा सकते हैं कब? जब सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो। रक्षा के लिए इनमें से सारे लेख जारी हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है कि भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो आर्टिकल के द्वारा प्रदान किया गया है वो है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार कीजिए। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं ये भंग नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है, केवल फर्स्ट, यानी ये वाला सही है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ये कथन बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जबकि और जो कथन है दूसरा वाला कि कहीं ना भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तथा वे उपराष्ट्रपति के पद पर 6 वर्ष तक आसीन रहते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग, यानी अनुच्छेद 25 ये कहता है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्न को मिलाइए, इसमें मिलाकर दिखाना है आपको। तो कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन जो है वो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि या को जो है
अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण जो कि रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? वो रिलेटेड है आपका अनुच्छेद 17 से, यानी इससे रिलेटेड है ये अनुच्छेद 17 से। उसके बाद जो आपका उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत जो है वो रिलेटेड है अनुच्छेद 18 से। उसके बाद कानून के समक्ष समानता, ये रिलेटेड है दोस्तों अनुच्छेद 14 से। और विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये रिलेटेड है अनुच्छेद 19 से। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस जो आपका मुकदमा था, केस था, उसमें सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में निम्न उल्लेखित है? तो राइट आंसर है भाग 4 में, यानी ऑप्शन जो सी वाला है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। नेक्स्ट क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों एवं मूल अधिकारों में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों ही सही हैं। यानी मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, लेकिन निदेशक तत्व जो है वो न्याय योग्य नहीं होते हैं। और दूसरा भी सही है कि मूल अधिकार निषेधात्मक हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है कि ये दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, दिए हुए हैं। नेक्स्ट, आर्थिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व हैं। तो उपयुक्त सभी तत्व कहीं ना कहीं क्या है? आर्थिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व हैं। जैसे कि प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करना, राज्य के प्रत्येक नागरिक को समान कार्य के लिए समान वेतन और वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। उपयुक्त सभी तत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित निदेशक तत्व होते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दी जाने का प्रावधान है? कहीं ना कहीं किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 86, यानी आर्टिकल जो 86 है वो बिल्कुल सही। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है? संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा? तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि, राज्यों के बीच न्याय सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रयत्न करना। इस सारे के सारे संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा? तो इन सभी क्षेत्रों में आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा। तो इसमें ऑप्शन जो है ए बी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 39 का द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों के संबंध में सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत का अभिप्राय है? तो इसमें राइट आंसर है दोनों एक ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं और उन्हें एक दूसरे के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? यदि कोई सरकार नीति निदेशक तत्वों की उपेक्षा करती है, उन्हें निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि कोई सरकार नीति निदेशक तत्वों की उपेक्षा करेगी, उन्हें निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो ये कथन दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में
में से किन निदेशक तत्वों को जोड़ा गया है? तो ये सारे के सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो जाएंगे कि कमजोर वर्ग को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, दूसरा औद्योगिक संस्थानों के संबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था, और बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं। इसलिए ऑप्शन ये तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नीति निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को लागू करेगा? तो ऑप्शन है बी 14 वर्ष, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूल्य किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो राज्य की जनसंख्या बटे में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और डिवाइडेड बाई 1000, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या मूल्य किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को पर्याप्त मतों की संख्याओं का कुल योग और बटे में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन ए वाला है, बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 97 क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सब शंकाओं व विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के अभ्यर्थी को कितने रुपए जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं? तो 15,000 रुपये, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रपति की पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन है 6 लाख रुपये वार्षिक। अब शायद बदल गया होगा तो देख लेना आप, कहीं ना कहीं कुछ गलत अगर मैं बता देता हूँ तो देख लिया करो, बता दिया करो मुझे भी कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरी करना आवश्यक है? तो अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से, अगर महाभियोग ला रहे हो आप प्रस्ताव, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव ला रहे हो कहीं ना कहीं, तो उनमें से कौन सी शर्त पूरी करना आवश्यक है? कि कहीं ना कहीं अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होता है? तो 14 दिन, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट क्या है, संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जांच कौन करता है? तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, ये ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, यानी भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव उपयुक्त आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक राष्ट्रपति के कितने चुनाव संपन्न हुए हैं? तो इसमें 13 है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, अभी तो खैर बढ़ गया होगा, ये पुराना दे रखा है शायद। नेक्स्ट, अब तक सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कि अब तक सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं? तो उपयुक्त सभी अनुमतियां प्रदान प्राप्त हैं, जैसे कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं किया जा सकता, और संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें सारी की सारी उपयुक्त सभी उन्मुक्तियां प्राप्त हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग
ये शक्ति प्रदान की गई है। भारत के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया? तो अभी तक किसी पर भी महाभियोग नहीं लगाया गया है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग नहीं लगाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा को मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा सदस्य भाग लेते हैं? तो कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, यानी संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल इसमें राइट है दोस्तों। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का, यानी उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह, यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का समय मिलता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को कब संबोधित करता है? तो प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? तो संसद के अधिवेशन में ना रहने की स्थिति में, संसद के अधिवेशन की ना रहने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाएगा? संसद के अधिवेशन में ना रहने की स्थिति में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस में? तो संघ सूची एवं समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। यानी राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट, अब तक कितने मामलों में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त किया है? तो 10 बार, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है कि अब तक कितने मामलों में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त किया है? तो 10 बार किया है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, 6। नेक्स्ट, निम्न में से किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से संपन्न हुआ? तो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान में राष्ट्रपति की पेंशन राशि को कितने लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है? तो 6 लाख रुपए इसमें राइट आंसर है। देख लीजिएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि बदलता भी रहता है। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों की स्थापना निम्नलिखित में से किस रीति से की जा सकती है? तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है कि किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर और राज्यों के भागों को मिलाकर, यानी अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों की स्थापना निम्नलिखित में से किस रीति से की जा सकती है? तो किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर और राज्यों के भागों को मिलाकर। नेक्स्ट, संसद किस प्रक्रिया द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है? तो सामान्य बहुमत द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु नवंबर 1947 में किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों न्यायमूर्ति SK दर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो युद्ध की स्थिति में भी कर सकता है ऐसा, और बाह्य आक्रमण की स्थिति में भी कर सकता है, और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, यानी उपयुक्त सभी स्थितियों में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अंतर्गत के तहत, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत के तहत। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के आशय के संकल्प पर विचार करने हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के कितने सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी? तो 1
4/10 सदस्यों की मांग पर, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, तो सशस्त्र विद्रोह, यानी ऑप्शन जो है इसमें सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि में कौन से अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है, तो अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि में कौन से अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है, तो अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट, पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया था, तो 1951 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, तो अनुच्छेद 360, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, आर्थिक संकट की घोषणा का निम्न में से क्या संवैधानिक प्रभाव होगा, तो ये सारे प्रभाव पड़ेंगे कहीं ना कहीं कि राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है, संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में आवश्यक कमी की जा सकती है, और राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारों के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है, यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है, तो इसमें बताना है आपको कि क्या आंसर होगा इसका। 133 का आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, तो उपयुक्त सभी इसमें भी राइट आंसर है कि क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताया था मैंने कि आर्थिक संकट की घोषणा का निम्न में से क्या संवैधानिक प्रभाव हुआ, ये तो मैंने बता चुका हूँ। खैर कि राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है, संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में आवश्यक कमी की जा सकती है, और राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी ही सही है इसमें कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन, और अनुसूचित जातियों जनजातियों के विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन। नेक्स्ट, 134, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति के। नेक्स्ट, 135, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है, तो 6 महीने तक, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है, 6 महीने तक। यानी यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 महीने तक, कितने दिनों तक मंत्रिपरिषद पर रह सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है। नेक्स्ट क्या है, मंत्रिमंडल का वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, यह कथन किसका है, तो ग्लैडस्टोन का, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल इसमें सही है कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, यह ग्लैडस्टोन का कथन है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, तो अनुच्छेद 75 के तहत, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, यह अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है, तो पश्तो भाषा, यानी ऑप्शन जो बी बिल्कुल सही है कि पश्तो भाषा कहीं ना कहीं भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है दोस्तों। बाकी सब है कि सिंधी, संस्कृत और कोंकणी है। नेक्स्ट, 139, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो 42वें संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 78 संबंधित है राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये भी है, और कहीं ना कहीं किसी मंत्री द्वारा विनिश्चित तथा मंत्रिपरिषद द्वारा अविचारित सूचना प्राप्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार, यानी एक और चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल इसमें सही है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो है विधायी अधिकार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय राज्यसभा का सदस्य था? तो कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय राज्यसभा का सदस्य भी था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल इसमें सही है। ऐसा प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था तो वो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया? तो ऑप्शन बी सही है कि चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन बी सही है कि किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया है? तो चौधरी चरण सिंह जी ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्या है, भारत में निम्न में से किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जो प्रधानमंत्री थे उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो एम हिदायतुल्ला, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसमें बताना है आपको कौन करता है नियुक्ति, बताइए जरा कि कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल इसमें सही है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जम्मू कश्मीर के संबंध में समवर्ती सूची के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? तो राज्य विधानमंडल को, यानी ऑप्शन जो सी है वो सही है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में समवर्ती सूची के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार जो प्राप्त है वो राज्य विधानमंडल को है। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी सही है कि उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थितियों में कर्तव्य का निर्वहन करता है। नेक्स्ट, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट, भारत की सुरक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? तो रक्षा मंत्री, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर केवल 18 वर्ष कर दी गई थी? तो कहीं ना कहीं 61वें। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, लोक सेवा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है इसका 7, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि लोक सेवा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। भारत का महान न्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघीय संबंधों के विश्लेषण से संबंधित नहीं है? तो शाह आयोग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वर्ष 1984 में हुए 8वीं लोकसभा के चुनाव में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरा? तो तेलुगु देशम, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, किस राज्य में पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ? तो पहला
लोकायुक्त नियुक्त हुआ वो है राजस्थान, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्या है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट, प्रथम लोक अदालत आयोजित की गई गुजरात में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको समझाया भी जाए, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए बनाकर रखूँगा, तैयार करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आपको पता भी होने चाहिए कहीं ना कहीं संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान है आखिरकार, तो पता होना ज़रूरी है क्योंकि भारत में रह रहे हैं आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।